नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई धमाके हुए हैं। इत्तला के मुताबिक तालिबान ने सदारती महल और सिफारत खाने में हाई सिक्योरिटी जोन में 2 रॉकेट दागे हैं। पुलिस के मुताबिक पहला रॉकेट सदारती महल के पास दागा गया, जबकि दूसरा नाटो कंपाउंड और अमेरिकी सिफारत खाने के पास से दागा गया। हालांकि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद हमलावरों और सिक्योरिटी अफवाज के दरमियान झड़पें जारी हैं। हमलावरों ने एक मस्जिद में मोर्चा संभाल रखा है। सिक्योरिटी अफवाज ने पूरे इलाके को घेर रखा है और रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस हमले के बाद सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर तालिबान सोचते हैं कि रॉकेट हमले से अफगान झुक जाएंगे तो वो गलत हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों की अगर हम बात करें तो अशरफ गनी ने ईद को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ 3 महीने की जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन तालिबान ने इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। मैं अफगानिस्तान के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं। जो लोग ये समझते हैं कि हमला करके लोगों का खून बहाकर वो कुछ हासिल कर लेंगे, वो मुगालते में हैं। इन रॉकेट हमलों से अफगानिस्तान झुकने वाला नहीं है। और इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट मामलों के। आइए उनसे हम बात करेंगे। सर, अफगानिस्तान में रोज हमले हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा, आखिर हो क्या रहा है? अमेरिका तालिबान से सीधे बात क्यों नहीं करता? क्या बंदूक के जोर पर तालिबान को हराया जा सकता है? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि बंदूक के नोक पे ही तालिबान को हराया जा सकता है। दोनों तरफ यानी सदर गनी और उनके अमेरिकन हलीफ एलाई और तालिबान, दोनों तरफ ये जहनियत बना हुआ है कि ताकत के बलबूते पर वार जीता जा सकता है। यानी ये इंसर्जेंसी, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर फतह हासिल किया जा सकता है। और दोनों जो है एक तरह के, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरो सम गेम पॉलिसी, दोनों जो है जीरो सम गेम की पॉलिसी पर फायज है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि अगर जीरो सम गेम पॉलिसी कामयाब होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता, जिस वक्त नेटो की कई लाख फौजें थी और अमेरिका ने मिलियन डॉलर उसमें हथियार में, इस्लाह में, सब में पैसा खर्च किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो तालिबान ने एक बैलेंस को बरकरार रखा। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई किसी पर विक्टोरियस होने की सब पोजीशन में नहीं है। न ये गवर्नमेंट कंप्लीटली विक्टोरियस हो पा रही है, न तालिबान हो रहे हैं। और इस तरह के सूरत हाल में अगर 2 ही रास्ता है, पेरिश यानी बिल्कुल तबाह हो जाना और पूरे कौम को तबाह कर देना, और नहीं तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आकर गुफ्त सनीद के जरिए मसले के हल की तरफ जाना। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पेरिश कर देने की जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो ज्यादा जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा है निस्बतन के नेगोशिएशन गुफ्तगू। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी अलमिया है अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के लिए कि इस तरह के, और आवाम के लिए खासकर, कि इस तरह के फेजा वहां पर है। जहां तक अमेरिकन सालिसी के, अमेरिकन रोल का मामला है, तो शुरू से अमेरिका अपने मकासद के मामलात हो या हिकमत अमली के मामलात हो, उसमें एक मस्कूक रोल प्ले किया है, एक एम्बिगुअस रोल प्ले किया है, कभी जाहिरी तौर पर साफ रहे। वो तालिबान से बात भी करना चाह रहा है, फिर तालिबान को कंसेशन भी देने को तैयार नहीं है, तालिबान उससे बात करने को भी तैयार नहीं है। तालिबान का कहना ये है कि पहले अमेरिका वहां से हटे, वो एक ऑक्यूपेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका की फिर अफगान पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गई? जिस तरह से रूस ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई है, जिस तरह से रूस ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई, क्या अमेरिका का भी वही हाल होने वाला है? अमेरिका का भी वही हाल होने वाला है। और अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक नजरिया ये और एक ख्याल पैदा हो रहा है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है अमेरिका के लिए वियतनाम न साबित हो जाए। वहां से ना वो जा पा रहा है, न रह पा रहा है। इस सूरत हाल दो चार है अमेरिका, ना वहां पर सदर गनी की मदद कर पा रहा है कायदे से, और न ही वहां से वो इनखला की तरफ सोच रहा है। अमेरिका बिल्कुल कसमकस के हालात से 2-4 है इस वक्त। तालिबान की इधर विक्ट्री की नजर आ रही है, तालिबान इधर की जो है पेशगी हुई है वो और आप आगे इजाफा हासिल किए हैं।
और टेरिटरी हासिल किए हैं, जिससे ये लगता है कि उनकी हौसला अफजाई हो रही है उनके अपनी ही फतह से। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इलाकाई सतह पे या बैन अवी सतह पे कोई निगोसिएशन के लिए फार्मूला ना गवर्नमेंट के पास है, ना तालिबान के पास है, ना हुकूमत अमेरिका के पास है। इस सूरत हाल में वहाँ के जो आवाम है, जो गरीब और मासूम आवाम है, ठीक है, जा रहे हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए डॉक्टर मोहम्मद सौराफ साहब। और रूस की खुद मुख्तार रियासत चेचनिया में 3 अलग अलग मुकामात पर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने कबूल की और इन हमलों में कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि सिक्योरिटी अफवाज के साथ मुठभेड़ में 4 हमलावर भी मारे गए थे। चेचनिया के सदर रमजान कदीरोव ने एक बयान में इन हमलों के लिए अल शबाब ग्रुप का हाथ बताया था। कदीरोव के बयान के कुछ देर बाद दाइश की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें कि चेचनिया में पुलिस स्टेशनों पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है। बयान में कहा गया है कि जंगजुओं ने गजुरनी, खास से गरोजनी, शानी और खासतौर से मास्केरिवट के मकामात पर पुलिस अफसरों और सिपाहियों को निशाना बनाया। चेचनिया के सदर कदीरोव के मुताबिक इस हमले का मकसद हुकूमत को ये बावर कराना है कि इस्लामिक स्टेट के लोग चेचनिया में भी अपना असर और रसूख रखते हैं। तुर्की में अमेरिकी सिफारतखाने की सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की पुलिस के मुताबिक ये दोनों पेशेवर मुजरिम हैं जिन्होंने हमला क्यों किया, इसकी तफ्तीश जारी है। वाज़ेह है कि कल अंकारा में अमेरिकी सिफारतखाने पर फायरिंग की गई थी। जराये के मुताबिक एक सफेद कार से बंदूक बरदारों ने सिफारतखाने की सिक्योरिटी केबिन पर 4-5 राउंड फायर किया, जिस सिक्योरिटी बूथ को निशाना बनाने की कोशिश की गई वो सिफारतखाने की इमारत का गेट नंबर 6 है। एक गोली इमारत की खिड़की में भी लगी और इस हमले में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका और तुर्की के बीच कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इटली में एक तंग पहाड़ी इलाके में अचानक आए सैलाब की जद में आकर कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में 6 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 5 अफराद अब भी लापता है। जराये के मुताबिक ये लोग इटली के जुनूब में वाक़ कैलाब्रिया इलाके की पहाड़ियों में घूमने गए थे कि अचानक बाढ़ आ गई और ये लोग तंग पहाड़ियों में फंस गए। इस दौरान 2 दर्जन अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। इनमें कुछ जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की ने कहा है कि उनके मुल्क के रखाइन सूबे में दहशतगर्दी का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल का तसलसल पूरे इलाके के इस्तेकाम के लिए खतरा है। सू की ने सिंगापुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाई के नतीजे में रखाइन सूबे में इंसानी बहरान पैदा हुआ था और ये खास तौर से खतरा आज भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सिक्योरिटी चैलेंजेस से अब तक जब तक निपटा नहीं जाएगा तब तक खास तौर से इसका फसादात का इम्कान बना रहेगा। जब उनसे रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं की वापसी बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की जिम्मेदारी है। Well, it's very difficult for us to put a time frame on it by ourselves unilaterally because we have to work with Bangladesh in order to do that. So a time frame can be decided only by our 2 countries working together. The IDPs have to be sent back by Bangladesh. The returnees have to be sent back by Bangladesh, and we can only welcome them at the border. That is part of our agreement. एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ईरान ने आज एक नए जंगी तैयारे को आवाम के सामने पेश किया। जराये के मुताबिक ये नया जंगी तैयारा हर किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। ईरान के सदर हसन रूहानी डिफेंस शो के दौरान नए लड़ाकू तैयारे के कॉकपिट में बैठकर तैयारे का जायजा ले रहे थे। बताया जा रहा है कि कौसर नाम का तैयारा 4थी पीढ़ी का लड़ाकू जहाज है जो कि नई तकनीक से लैस है और कई हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। ये एक स्वदेशी जंगी तैयारा है ईरान का, जिसे पूरी तरह से ईरान में ही तैयार किया गया है। ईरानी टेलीविजन पर इस नए जेट फाइटर को परवाज करते हुए दिखाया भी गया है। इसके अव्वलीन परवाज के वक्त सदर हसन रूहानी भी मौजूद थे। इससे कबल 2013 में भी ईरान ने मुल्की साख्ता जंगी तैयारा कहर को मुतारफ करवाया था। हम लोगों को हमेशा दुश्मनों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हमारे इलाके और वसाइल को हड़पना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अमेरिका हम पर हमले की सोच नहीं सकता क्योंकि हम एक पावर हैं, उसे जंग का अंजाम पता है।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से दोबारा मिल सकते हैं। राइटर को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कोशिशों की वजह से ही शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी हुआ है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जौहरी हथियार छोड़ने को लेकर किम की मंशा पर भले ही कितना भी शक किया जा रहा हो, लेकिन शुमाली कोरिया ने डीन्यूक्लियराइजेशन को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप और किम जोंग के बीच इसी साल 12 जून को सिंगापुर में तारीखी मुलाकात हुई थी। शुमाली कोरिया के साथ रिश्तों में बहुत कुछ अच्छा होने पर जोर देते हुए ट्रंप ने चीन के बारे में भी शिकायत की और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के साथ तेजारती जो तनाजा है उसकी वजह से शुमाली कोरिया के मुद्दे पर चीन ज्यादा मदद नहीं कर रहा है। ताइवान ने वस्त अमेरिकी मुल्क अल सल्वाडोर के साथ सिफारती रिश्ते खत्म कर दिए। ताल्लुकात मुनक़ते करने की वजह अल सल्वाडोर का बीजिंग हुकूमत के साथ ताल्लुक इस्तवार करना ख्याल किया गया है। चीन और अल सल्वाडोर हुकूमत के ताल्लुकात कायम करने का ऐलान बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने किया। वाज़ेह है कि चीन लंबे वक्त से अल सल्वाडोर पर ताइवान से अपने सिफारती रिश्ते खत्म करने का दबाव बना रहा था। ताइवान के अब सिर्फ 17 मुल्कों में सिफारती रिश्ते रह गए हैं। ताइवान ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन अपने पैसे के जोर पर हिमायती मुल्कों पर ताइवान से रिश्ते जो तोड़ने का दबाव बना रहा है, लेकिन वो ताइवान की जमहूरियत और सालमियत को खत्म नहीं कर सकता। तमाम तरह की मालूमात के बाद हमें पता चला है कि अल सल्वाडोर ने चीन से सिफारती रिश्ते बहाल कर लिए हैं। इसलिए ताइवान ने अल सल्वाडोर से सिफारती रिश्ते तोड़ लिए हैं। हमने अपने सिफारत खाने बंद कर दिए हैं और तमाम लोगों को वापस बुला लिया है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। चीन की इस तरह का दबाव ताइवान की जमहूरियत, खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम मलकम टर्नबुल के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। वजीर आजम के खिलाफ ये तहरीक अपोजिशन लेबर पार्टी के रहनुमा बिल शॉर्टर ने पेश की थी। पार्लियामेंट में वजीर आजम को 76 वोट मिले और तहरीक की हिमायत में 67 अराकीन ने वोट डाला। उधर खासतौर से कदामत पसंद लिबरल पार्टी के इजलास में मुल्क के वजीर दाखिला पीटर डटन को क़यादत के हुसूल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टर्नबुल को 48 और डटन को 35 वोट मिले। अगर टर्नबुल हार जाते तो ऑस्ट्रेलिया में कब्ल अज वक्त इलेक्शन की राह हमवार हो जाती। Australians expect us to be focused on them and talking about their issues. They don't like us being focused on ourselves or talking about each other. And that's why it's very important that today the Liberal Party Room has confirmed my leadership and Julie's deputy leadership of the Liberal Party. A reminder of the need for political parties and for governments to be united and determined to keep delivering for the people for whom they work. वहीं आज ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम खातून सेनेटर महरीन फारूकी ने हलफ उठा लिया है। ग्रीन पार्टी की सेनेटर फारूकी ने ऐसे वक्त में हलफ उठाया जब तकरीबन एक हफ्ते पहले ही क्रॉस बेंच सेनेटर फ्रेजर इनिंग ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम मुहाजिरीन पर रोक लगाई जाए और इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली की जाए ताकि सिर्फ यूरोप के लोग ही यहां पर आ सकें। जराये के मुताबिक फारूकी ने इससे मुताल्लिक कहा है कि अगर सेनेटर इनिंग इससे आकर बात करना चाहती हैं और मल्टीकल्चर वाले ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती के बारे में एक दो चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो मेरा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपको बता दें कि फारूकी 1992 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। वो 2013 से न्यू साउथ वेल्स के अपर हाउस में ग्रीन पार्टी की क़यादत करती रही हैं। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। सऊदी अरब समेत पूरे मशरिक़ वस्ती में आज कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा बड़े जोश और खरोश से मनाया गया और मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में हजारों फर्जंदान तौहीद ने हरम शरीफ में ईद की नमाज अदा की और लाखों हुज्जाज कराम ने भी मस्जिद हराम में ईद की नमाज अदा की। इसके बाद जानवरों की कुर्बानी पेश करके एहराम उतारा और इस तरह उनका हज पूरा हुआ। आपको बता दें कि ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये पैगम्बर हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को उसी दिन खुदा के हुक्म पर उनकी राह पर कुर्बान करने जा रहे थे और अल्लाह ने खुश होकर के उनकी कुर्बानी को कबूल किया और उनकी जगह दुम्बे को लिटा दिया। तभी से हर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए ईद उल अज़हा मनाते हैं।
उधर फलस्तीन में भी मुसलमानों ने ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा और दीगर मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन और अमान के लिए दुआएं मांगी। गाजा पट्टी में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने इस मौके पर आवाम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक फलस्तीनी अपनी जमीन वापस नहीं ले लेते तब तक गाजिब इसराइली हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। और शाम में भी ईद उल अजहा पूरे एहतमाम के साथ मनाया गया। दमिश्क की जामा मस्जिद में आम लोगों के साथ सदर बशर असद ने भी ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन और अमान तरक्की की दुआएं मांगी। नमाज के बाद असद ने मजहबी रहनुमाओं और दीगर लोगों से मुलाकात की और मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्बत रोल निभाने की अपील की। वाज़ेह है कि शाम खाना जंगी से जूझ रहा है और इस खाना जंगी में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह अल्लाह सल्लैत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला। और रूस की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के सियासी तंजीम की जासूसी के लिए 6 फर्जी वेबसाइट बनाई है। ये खुलासा माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। कंपनी ने दावा किया कि पीर की रात डिजिटल क्राइम यूनिट को इन वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक रूसी सरकार से हिमायत याफ्ता एक हैकिंग ग्रुप ने यह वेबसाइट बनाई, जिसका मकसद पार्लियामेंट का कंप्यूटर हैक करना था। सॉफ्टवेयर कंपनी के मुताबिक इस साजिश में APT28 हैकिंग ग्रुप का नाम सामने आया है, जिसका कनेक्शन रूस की खुफिया एजेंसी से है। वहीं रूस ने माइक्रोसॉफ्ट के इल्जामात को बुनियाद बताया है और रूस के अफसरों का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट पॉलिटिकल गेम खेल रही है। ये प्राइवेट कंपनी वकील की तरह है। और वहीं हिंदुस्तानी हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप को आज सख्ती के साथ कहा कि अगर उसे भारत में काम करना है तो उसे यहां पर लोकल यूनिट खड़ी करनी होगी और इस ऐप पर किसी फर्जी खबर या पैगाम का पता लगाने की तकनीक तलाशना होगा। व्हाट्सएप के CEO क्रिस डेनियल्स ने आज नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप ने भारत की डिजिटल इकोनॉमी की कहानी में अहम रोल निभाया है, लेकिन उसे मॉब लिंचिंग और फहश तस्वीरें भेजने जैसे नुकसानदेह चीजों से निपटने के रास्ते तलाशने होंगे। Must have a grievance officer in India and a whole system of that to which people can reach immediately. He should be located in India. Second, you must have a proper compliance of Indian laws. You will not appreciate a scenario where any problem arisen will have to be answered in America only. No, not acceptable. And thirdly, WhatsApp, having become an important component of India's digital story, must have a proper corporate entity located in India. इधर जकार्ता में चल रहे 18वें एशियन गेम्स में शूटर सौरभ चौधरी ने भारत की झोली में तीसरा गोल्ड मेडल डाल दिया। सौरभ ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके साथ ही साथ भारत को इसी मुकाबले में एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। भारत के 16 साल के निशानेबाज सौरभ ने पहली ही कोशिश में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सौरभ ने एशियाई खेलों में इस मुकाबले का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 244.7 पॉइंट हासिल किए और सोना जीता। सौरभ के साथ साथ एक और हिंदुस्तानी शूटर अभिषेक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फाइनल में पहले 5 निशानों में अच्छा मुजाहरा करते हुए सौरभ दूसरे और अभिषेक चौथे स्थान पर थे। इसके बाद दोनों ने अपनी लय बरकरार रखते हुए टॉप के 3 खिलाड़ियों में जगह बनाई। यहां पर एक गलत निशाने की वजह से अभिषेक गोल्ड मेडल से चूक गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर ही सब्र करना पड़ा। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।